हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का सार और ये मोशन स्ट्रेट लाइन का सेकंड लेक्चर है। और एनसीईआरटी लेके तैयार होके बैठ जाओ, कॉपी पेन ले लो, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। और जहाँ पे भी सोल्ड एग्जाम्पल आएगा वहाँ रुक के वीडियो पॉज करके सोल्ड एग्जाम्पल को करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो उसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ। और जो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आई तो उस बात को भी मेंशन करना। वो सारी बातें अगर आप मुझसे डिस्कस करोगे तो मैं बेहतर आपको एनसीईआरटी का ये जो सेशन है इसमें ज़्यादा बेटर आपके लिए हेल्प कर पाऊंगा। तो कमेंट आपका बहुत ज़रूरी होता है कि आप कैसे समझ पा रहे हैं इसको, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या चीज़ और बेटर हो सकती है। क्योंकि ये ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है तो यहाँ हम थोड़ा सा आपका फीडबैक जानना चाहते हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर भी करते होंगे, सब्सक्राइब भी करते होंगे चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा मुझे मतलब इसका व्यू आना शुरू हो जाएगा उतना ज़्यादा भाई मैं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाऊँगा और आपका एनसीईआरटी की जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी, है ना। देखो बेटा, लेक्चर 2, पहले मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमने पिछली क्लास तक ये जान लिया था कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन होता है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी मिलती है, और स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से चेंज इन वेलोसिटी पता लगती है। ठीक है, यहाँ मैंने एक छोटी सी बात बताई कि जैसे एग्जाम्पल से कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से कैसे डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है। तो ये एक रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल की वेलोसिटी है वी नॉट, मतलब ये एक पार्टिकल है जो वेलोसिटी वी नॉट से चल रहा है। ठीक है, टाइम टी में उसका ग्राफ ऐसे दिखाया गया तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो ये एक रेक्टेंगल बना। मैंने अगर इसका एरिया लिखता हूँ तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वेलोसिटी इंटू टाइम। लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी तो ये होता है ना, वेलोसिटी इंटू टाइम, है ना। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो गया, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये बात हमें यहाँ से पता लगी। थोड़ा सा और बता दूँ फिर इस कंसेप्ट पे चलते हैं। देखो बेटा, जैसे ये अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा हो आपको, ठीक है, इस तरीके से, और ये A1 है और ये A2 है, समझाई बात। मतलब ये ऊपर जा रहा है और थोड़ी नीचे, ये एरिया ऊपर वाला है और ये नेगेटिव नीचे वाला एरिया है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हो तो A1 माइनस A2 करना। क्यों करें ऐसा, क्योंकि इस जर्नी में नीचे वाले इंटरवल में वेलोसिटी नेगेटिव हो चुकी है, नीचे आ चुकी है। तो नेगेटिव आ चुकी है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी कि पार्टिकल इस पॉइंट के बाद, ये पॉइंट वो है जहां पार्टिकल वेस्ट में है और उसके बाद वापस होना शुरू हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, मतलब ये एरिया नेगेटिव लेंगे A2। लेकिन अगर पाथ लेंथ पूछे पूरी जर्नी की तो A1 प्लस A2 कर देना है। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो चैप्टर में आपको इसके साथ साथ पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब पहले आप एक बात समझ लो, ये जो इक्वेशन थी मैंने पिछली क्लास में डिराइव की थी। ठीक है, यहां से हम आगे बढ़ा रहे हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि मान लो एक पार्टिकल है, वो इनिशियल वेलोसिटी वी नोट से चलना शुरू करता है किसी टाइम टी पे, और उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एक्स। इस दौरान एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये एक पार्टिकल यहाँ से चलता है वी नॉट स्पीड से और टाइम टी में अपनी वेलोसिटी वी बना लेता है और एक्सेलरेशन इस जर्नी में क्या है ए, और यहाँ टाइम टी है और इस दौरान इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एक्स। तो इसका एक ग्राफ बनाया गया बच्चों, देखो यहाँ कि जैसे ये ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुआ और वेलोसिटी वी नॉट से कितनी हो गई बच्चों यहाँ तक वी, इनिशियली वी नॉट है टी इक्वल टू 0 पे। तो ये एक ट्रेंगल है और एक ये रेक्टेंगल है। ठीक है, ट्रेंगल हुआ और ये रेक्टेंगल हुआ। हम ना इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एरिया के लिए ये क्या हुआ बच्चों, ऊपर वाला ट्रेंगल और नीचे वाला रेक्टेंगल, है ना। और ये समझिए आप कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहां से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा अगर मैं इनका एरिया कैलकुलेट कर लूं। ठीक है, टोटल एरिया होगा, ये देखो ये ट्रेंगल का एरिया हो गया प्लस रेक्टेंगल का एरिया हो गया, और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब तुम ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन होती है वो होती है v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। यहां अगर मैं वी नॉट को लेफ्ट ले जाऊं तो ये इक्वेशन बन जाएगी, है ना। और यहां से v माइनस वी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, ए टी। अब मैं इस v माइनस वी नॉट की जगह ए टी अगर रख दूं तो ए टी और एक टी, ये तो ए टी का स्क्वायर आ गया, वी नॉट टी। इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, ये बन गई ना। इसको न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। ठीक है, यहां से हमें एक और बात पता लगी कि अगर मैं 3.7 से, जो इक्वेशन 3.7 है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके और भी लिख सकता हूं। कैसे, देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इक्वेशन बन जाती है जो बहुत काम आती है। जैसे देखो इक्वेशन 3.7, एक्स इक्वल टू वी माइनस वी नॉट इंटू टी और वी नॉट टी, मैंने 2 इधर भेज दिया, एलसीएम ले लिया ये। ठीक है,
अब ये माइनस वी नोट टी प्लस 2v0, तो प्लस वी नोट टी आ जाएगा ना, समझ रहे हो बेटा, अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया, एलसीएम ले रखा है, तो ये बन गया v प्लस वी नोट बाई टी इंटू 2, है ना। और ये x इक्वल टू, देखो यहां ध्यान से देखो, तो इसे v बार लिख दिया, मतलब एवरेज स्पीड लिख दिया, इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड, मतलब फाइनल स्पीड प्लस इनिशियल स्पीड का एवरेज लिख सकते हैं इसको, और ये एक फॉर्मूला बन गया। तो जब भी कभी आपसे कोई क्वेश्चन आए, ऐसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन में यूज होती है, ट्रिक की तरह काम करती है। जैसे बुलेट के क्वेश्चन होते हैं, बुलेट दीवार में जाके टकराई, कितनी देर में रुकेगी, इनिशियल स्पीड दे रखी है, फाइनल स्पीड कितना चलेगी, वो स्टॉपिंग डिस्टेंस के क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हो तुम इन क्वेश्चन को, v प्लस वी नोट बाई 2 इंटू टी, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो ये एक अलग फॉर्म हो गई इस इक्वेशन की, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको, डायरेक्ट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस में। अब देखो यहाँ पे हम तीसरी इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। हमने देखा कि ये v इंटू टी है ना, एवरेज स्पीड इंटू टाइम, ऐसे कह सकते हो। तो v कितना है, ये v नोट प्लस वी नोट बाई 2, और टाइम की जगह हमने क्या लिखा, ये कहाँ से आया, फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की वैल्यू आ गई, यहाँ रख दी। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो ये बन गया अपॉन 2a, 2 इंटू ए, है ना। अब देखो 2ax में मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज, मैंने इसको यहाँ रफली राइट में भी दिखाया, आप यहाँ से भी समझ सकते हो। और ये 2ax बन गया, देखो इसको मैं अगर यहाँ भेज दूँ तो 2ax और वी स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर इक्वल टू 2ax। ये जानबूझ के मैंने ऐसे राइट में कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि आपको ये स्टेप समझ में आ जाए कैसे आए हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया तो यहीं पे रोको और कमेंट बॉक्स में जाओ, लिखो कि क्या समझ में नहीं आया। अब देखो बेटा, ये 3 इक्वेशन बन गई, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ मैंने जो समझाने की कोशिश करी कि ये कैसे बनी थी, कि t की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे, हाँ मतलब एक ये जो थर्ड इक्वेशन है, इस स्टेप में लिखा गया है कि दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय सब्सटीट्यूशन द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 3.6 टू 3.8। मतलब इस इक्वेशन में अगर मैं t की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ तो t की वैल्यू v माइनस वी नोट बाई ए है, और मैं सेकंड इक्वेशन में रखूँ t की जगह दोनों जगह, और सोल्व करता जाऊँ तो ये इक्वेशन आ जाती है, ठीक है बेटा। अब इसको एक बार समझ लो कि ये हमने फाइंड क्या करी है, तो इसको ध्यान से देखना। हमने फाइंड किया है कि अगर एक पार्टिकल यहाँ पे है, उसकी यहाँ पे है t इक्वल टू 0 पे, और वो v नोट स्पीड से चलना शुरू करता है, और चलते 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 मान लो यहाँ पहुँच गया, यहाँ उसकी स्पीड हो गई v, और उसका एक्सेलेरेशन है बच्चों a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है x, वो इन इक्वेशन से लिखा जा सकता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन सब इन इक्वेशन से लिखा जा सकता है। ध्यान देना, अगर कभी बोला है कि स्पीड रिड्यूस हो रही है, अगर स्पीड रिड्यूस हो रही है तो बच्चों यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएंगे, माइनस, यानी कि रिटार्डेशन आएगा। जब नेगेटिव का मतलब होगा रिटार्डेशन, ठीक है। जैसे ब्रेक लग रहे हैं गाड़ी में, बुलेट दीवार से टकराई, तो वहाँ रिटार्डेशन यूज करते हैं हम वर्ड, ठीक। अब देखो यही बात यहाँ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी इस पैरा में, कि देखो अभी तक हमने माना है कि पार्टिकल ओरिजिन से चला है, जरूरी नहीं होता कि वो ओरिजिन से चले। मान लो कहीं और से, मतलब t इक्वल टू 0 पे मान लो ये पार्टिकल यहाँ खड़ा है, मतलब इंसान मान लिया मैंने, t इक्वल टू 0 पे यहाँ खड़ा है, और अब वो चलना शुरू करता है, यहाँ पहुँच गया टाइम t पे, ठीक। तो अब उसकी पोजीशन क्या हो गई, x। तब कैसे ये इक्वेशन बनती है, तो इनको मॉडिफाई किया जा सकता है और ऐसे लिखा जा सकता है, v इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी, x इक्वल टू एक्स नोट क्या हो गई, इनिशियल पोजीशन, x नोट ये भी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। अब चेक करते हैं जरा, देखो t 0 रखो तो t दोनों जगह 0 रखा जाएगा, तो ये टर्म तो 0 हो जाएंगे, x इक्वल टू क्या बचेगा, x नोट। तो t इक्वल टू 0 पे देखो ये पार्टिकल यहाँ था x नोट पोजीशन पे, ठीक है। अच्छा ये देखो ये पूरा होता है डिस्प्लेसमेंट, तो x माइनस एक्स नोट ये डिस्टेंस है ना, तो यही तो पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है इतनी देर में, तो x माइनस एक्स नोट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है बेटा। ये थोड़ा सा और अच्छी फॉर्म से हमने न्यूटन की इक्वेशन लिख दी। यहीं पे मैं आपको एक और इक्वेशन बना देता हूँ, डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल, आप इसको अलग से डिराइव कर लोगे, ट्रैवल बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी में हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी जो यूज़ करते हैं, एनसीईआरटी में क्या किया है वो सब चीज़ें क्वेश्चन में सॉल्व कर दी, जो क्वेश्चन में नहीं है वो पॉइंट्स टू पॉइंटर में डाल दिया, जो पॉइंट्स टू पॉइंटर में नहीं वो समरी में डाल दिया, जो समरी में नहीं है वो एडिशनल एक्सरसाइज में, और जो यहाँ नहीं है वो किसी और चैप्टर में होगा, जो वहाँ भी नहीं होगा वो एग्जाम्पलर में होगा। तो एनसीईआरटी में है बहुत कुछ, लेकिन
आपको बांधना पड़ता है। डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड, बेटा ये फॉर्मूला होगा डेल्टा एस इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1 nth सेकेंड। जैसे होता है 1 सेकंड में कितना चला, 2 सेकंड में कितना चला, 3 में कितना चला, ये तो होता है n सेकंड, तो वो तो इन इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो आप, है ना। लेकिन अगर बोले 5वें सेकंड में, 5th सेकंड, 7th सेकंड, 8th सेकंड, 6ठा सेकंड, ये सब क्वेश्चन में आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। देखो बेटा, कैलकुलस मेथड यानी कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इससे कैलकुलेट करनी है तीनों इक्वेशंस। अब मैं आपको पहले एक बात बता दूं, अगर आपको मैथमेटिकल टूल्स नहीं आते, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं आते, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, इधर उधर चैनल वीडियो भी दिख रही होगी इन्फॉर्मेशन वाले, उस पर क्लिक करो तो मैथमेटिकल टूल्स की वीडियो शो होगी, उससे आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करो, ठीक है, ध्यान रखना है। और अगर बुक से पढ़ना चाहते हो एनसीईआरटी से, तो इसमें लास्ट में अपेंडिक्स है 3.1, लास्ट में आएगा एक्सरसाइज के बाद, वहाँ पे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन लिखा है, थोड़ा टफ से तरीके से लिखा है, तो इजी वे में समझना है तो वीडियो चेक कर सकते हो आप मैथमेटिकल टूल्स की, ठीक है। अब मैं इन्हें डिराइव करके दिखा रहा हूँ आपको अलग से। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एक पार्टिकल माना, जैसे ये मान लिया नोबिता, ठीक है, इक्वल टू 0 पे यहाँ ये दौड़ना शुरू करता है, यहाँ पहुँच गया, ठीक है, टाइम टी पे इसकी वेलोसिटी, और कंडीशन ये है कि एक्सेलेरेशन इसका बच्चों कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से चल रहा है ये। अब देखो, मतलब ये सारी इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए होती हैं। इससे फायदा ये होगा आपको, इसको डिराइव करने से आपको स्टेप पता लगेगा कि अगर वेरिएबल एक्सेलेरेशन आ जाए तो क्या करते हैं। तो देखो बेटा, हमने पहली इक्वेशन ये प्रूफ करनी है, मान लो ये वाली है, तो पहले इसमें देख लो, v है, v नॉट है, ए टी है, तो मैंने ये इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश करी, v इक्वल टू ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है। कोई दूसरा कलर ले लेते हैं भाई, देखो, और डी वी इक्वल टू ए डी टी, ऐसे लिख सकते हैं, ए इधर चला गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करा। देखो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो टाइम की लिमिट रखेंगे कितनी, टी, यहाँ पे लोअर वैल्यू रखते हैं, इनिशियल वैल्यू, और यहाँ नीचे भी इनिशियल, और यहाँ फाइनल रखी जाती है। मैथ्स में इसको बोलते हैं, नीचे वाली वैल्यू को लोअर लिमिट को बोलते हैं, हम तो इनिशियल बोलते हैं, और मैथ्स में लोअर लिमिट बोलते हैं इनिशियल वैल्यू को। तो लोअर लिमिट टी कहाँ से शुरू है, टाइम 0 से, और टाइम टी तक। तब जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट, और फाइनल टाइम पे v। अच्छा, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की कोई कदर नहीं होती। जैसे एक बच्चा है, वो सीखना ही नहीं चाहता, तो क्लास में बैठा रहे, क्लास से बाहर रहे, उसका कोई मतलब नहीं है, तो बिल्कुल ऐसे ही है ये। अब देखो डी का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, v, अब इंटीग्रेशन कर दिया a, और डी टी का इंटीग्रेशन t, तो देखो v माइनस वी नॉट ए टी माइनस 0, ये हो जाएगा v माइनस वी नॉट इक्वल टू ए टी, और v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, ठीक है बेटा। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर ली। अब हम सेकंड इक्वेशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं। अच्छा देखो, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, मैं यहीं पे आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि उसमें लिखा हो कि एक्सेलेरेशन जो है 3t² दे रखा है, और वेलोसिटी बताओ किसी टाइम पे, तो आप क्या करना, इस स्टेप में उस एक्सेलेरेशन की वैल्यू रख देना। अब तो वेरिएबल टाइम का फंक्शन आएगा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी से थोड़ी चीज़ें और एक्स्ट्रा भी आपको बताता जा रहा हूँ ताकि आपका फ़ायदा हो, ठीक है। अब देखो v इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, तो यहाँ से डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, वी डी टी, है ना, वी डी टी, ऐसे आ गया। अब देखो डी एक्स इक्वल टू, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब देखो क्या रायता फैला यहाँ कि v जो है वेलोसिटी बच्चों, वो वेरिएबल है। अब वेरिएबल वेलोसिटी है, टाइम का फंक्शन है, तो इसको या तो v के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, यहाँ t लिखा है, इसका इस v की वैल्यू लेके आओ टाइम का फंक्शन बना के। तो हमने क्या काम करा बच्चों, v की वैल्यू लिखी u प्लस ए टी, ठीक है, डी टी, और कितना हो जाएगा बच्चों ये, 0 से t, 0 से x, ठीक है। कितना हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, 0 से x, ये कितना हो जाएगा बेटा, ut, और देखो अलग अलग स्टेप कर देते हैं, थोड़ा जल्दी हो गया,
ये हो जाएगा इंटीग्रेशन यू डी टी, यू बोले तो वी नोट, ठीक है, मतलब ज़्यादातर मुझे आदत है वी यू से लिखते हैं, आपके भी टीचर ऐसे ही लिखते होंगे वैसे, जहाँ तक सब ऐसे ही लिखते हैं। अब ये एनसीईआरटी है भाई, इनकी बात माननी पड़ेगी। अब देखो वी नोट कांस्टेंट है। अच्छा, जो इनिशियल वैल्यू होती है ना बेटा, इनिशियल टाइम, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी, सब कांस्टेंट होते हैं, ये नहीं बदलते। वी नोट कांस्टेंट है, वेलोसिटी बदलेगी, वी बदलेगा, लेकिन वी नोट कांस्टेंट है। तो टी इक्वल टू जीरो से टी, जीरो से टी, ठीक है। अगले स्टेप में बढ़ते हैं। देखो एक्स माइनस, ओ एक्स नोट था ना इनिशियल पोजीशन बेटा, एक्स नोट, ठीक है, और यहाँ वी नोट तो कांस्टेंट है, डी टी का कितना हो जाएगा, टी, जीरो से टी। कांस्टेंट इंटीग्रेशन के अंदर लिखा हो बाहर लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। तो x माइनस एक्स नोट वी नोट टी माइनस जीरो प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू, ठीक है। x माइनस एक्स नोट वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। समझ में आई बात? ऐसा लिखा जा सकता है। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। एक्स नोट को राइट में भी लिख सकते हो आप। अब थर्ड इक्वेशन बनानी है। थर्ड इक्वेशन के स्टेप देख लो। ए इक्वल टू, देखो बच्चों यहाँ प्रूफ किया इन्होंने, ये थर्ड इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं। डी वी बाई डी टी है, तो इसमें ऊपर नीचे डी एक्स मल्टीप्लाई कर दो। सर क्यों किया आपने ऐसा, अभी पता लगेगा। अच्छा, डी एक्स से डी एक्स काट दो सर, सॉल्व हो गया। अब मल्टीप्लाई किया था, काटने के लिए नहीं बनाया था इसको। इसको क्यों किया भैया ऐसा? तो डी वी बाई डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी। तो ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। क्यों किया ऐसा? क्योंकि कभी कभी वेलोसिटी एक्स का फंक्शन, पोजीशन का भी फंक्शन हो सकती है। तो अगर पोजीशन का फंक्शन है तो यहाँ से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखो ए डी एक्स वी डी वी, तो भैया वी डी वी की लिमिट रखते हैं। देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, वी नॉट, और एक्स कितना था, एक्स नॉट, और फाइनल वेलोसिटी वी और एक्स, ठीक है। अब देखो बेटा, ए तो कांस्टेंट, इसका कुछ नहीं होना, एक्स नोट टू एक्स, और वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू, जीरो वी नोट टू वी। देखो बिल्कुल ऐसे ही जैसे उधर हो रहा है, मैं ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। ये हो गया ए एक्स, एक्स माइनस नोट, एक्स नोट, वी स्क्वायर बाई टू, लिमिट रखेंगे, फिर वी की जगह वी नोट रखेंगे, वी नोट स्क्वायर बाई टू, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा ए एक्स माइनस एक्स नोट, और भैया वी स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर बाई टू, टू ए एक्स माइनस एक्स नोट वी स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर। बन गई ना इक्वेशन, वी नोट स्क्वायर टू ए एक्स माइनस एक्स नोट, ठीक है बेटा, ये बन गई। अब देखो, द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट कैन बी यूज फॉर मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ये क्या लिखा है कि देखो इसका फायदा ये हुआ कि आपकी अप्रोच बन गई है। अगर कभी वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो तो यहाँ रख दो, पोजीशन का फंक्शन हो, ये एक्सेलेरेशन टाइम का फंक्शन है ना, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, तो जहाँ भी उसकी वैल्यू की जरूरत है आप उसको रखो, जैसे यहाँ पे बताया था, और कोई भी केस सॉल्व हो सकता है बेटा। तो इससे आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन के भी, अब इन इक्वेशन से नहीं, ये तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट मान के किया आपने, ये जो स्टेप है बीच के, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यूज किए जा सकते हैं। अगर आपको देखना है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है तो प्लेलिस्ट में जा सकते हो, यहीं यूट्यूब पे लिखना क्लास के बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन और मेरा नाम लिख देना उज्जवल कुमार, वीडियो खुल जाएगी, उसको देखना, उसमें हर केस कवर कर रखा है बेटा, ठीक है। वो बहुत बहुत ज़्यादा उनमें चीज़ें डाल रखी हैं लेक्चर्स में, आप यूज़ कर सकते हो, और बहुत ऊंचे लेवल तक की है, जीरो से शुरू करके। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आया बच्चों कि एक पत्थर को ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे फेंक रहे हैं, ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। इसके लिए भी ये एग्जाम्पल अगर आपको कंफ्यूज करते हैं तो उसके लिए पूरे लेक्चर्स हैं, आप लेक्चर देख सकते हो, है ना, प्लेलिस्ट में जाके। अभी हम एनसीईआरटी को ही आगे रीड करते हैं। देखो बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर इसकी बात करते नहीं है, ये थ्योरी मान के चलो, इसको बोलते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ ओड नंबर्स। देखो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवर्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय अ फ्री फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट extend to one another in same ratio as the odd numbers beginning with the unity 1 3 5 7 टिंग 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 टिंग, ऐसे। मतलब
जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट को गिरा दिया, पहले 1 सेकंड में कितना गिरा, फिर दूसरे 1 सेकंड में कितना गिरा, तीसरे 1 सेकंड में, चौथा 1 सेकंड, मतलब सेकंड इक्वल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पहले 1 सेकंड में कितना गिरा, 2 सेकंड में कितना गिरा, 3 सेकंड में कितना गिरा। मैं कह रहा हूँ 1 सेकंड पहला, फिर अगला 1 सेकंड आएगा ना, उसमें कितना गिरा, फिर उससे अगले 1 सेकंड में कितना गिरा, वो रेशियो ही आएगा। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ कुछ कैलकुलेशन बताया आपको। जैसे एक पत्थर को जब नीचे गिराते हैं तो हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे ली जाती है तो आप देख सकते हो वीडियो मेरी। अब h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये डाउनवर्ड मोशन की इक्वेशन लिख दी मैंने, ठीक है। तो मैंने कोई टाइम मान लिया टॉ, एक टाइम इंटरवल ले लिया, वो 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 3 मिनट भी, कोई भी एक टाइम ले लिया। तो पहले टाइम इंटरवल टॉ में इतना गिरा, 2 टाइम कांस्टेंट में कितना गिरेगा, s2, 3 में कितना गिरेगा, इनके रेशियो देखना जरा, h1/s2 का रेशियो देखना, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करा है, हाफ जी टॉ स्क्वायर, हाफ जी 2t टॉ का स्क्वायर, 2 टॉ स्क्वायर यानी कि 4, तो 1/4 आ रहा है। तो पहले दूसरे का रेशियो आ रहा है 1/4, ऐसे ही 9 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ इसको लिख दिया कि अगर आपसे बोले कि 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड में हाइट डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है वो कितनी होगी, तो उसका रेशियो होगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, n स्क्वायर। लेकिन सर आप तो ये कह रहे थे, तो ये कैसे आता है, ये देखो। मान लो एक पत्थर गिरा हमने, तो टाइम इंटरवल होता है, पहले टाइम इंटरवल में वो गिरा y0, लेकिन अब 2 टाइम इंटरवल में कितना गिरता है, अभी वहां देखा था ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, इसमें ये गिरता है ना। तो यहां देखो ये वाली लिखी है मैंने, हाफ जी टो टी स्क्वायर माइनस इनिशियल एक टाइम कांस्टेंट में। तो जब इसमें कॉमन ले रहे हैं हाफ जी टो स्क्वायर, वो 4 - 1 आ रहा है, तो बाहर कितना आ गया 3, है ना। फिर अगले 3 टाइम इंटरवल में कितना गिरेगा ये, और 2 टाइम इंटरवल में कितने का गिरेगा ये। तो जो तीसरा टाइम इंटरवल है, जैसे टॉ टॉ टॉ, ये तीसरा टाइम इंटरवल क्या होगा, 3 टाइम इंटरवल में से 2 की डिस्टेंस घटा दो, है ना। तो देखो मैंने 3 टाइम इंटरवल में से 2 की डिस्टेंस घटाई, तो पता कितना आ रहा है यहाँ, 9 - 4 5 आ रहा है। यानी कि पहले कितना आया था सबसे शुरू में, तो पहले टॉ में तो ये वैल्यू है पूरी, देखो मैं इसको अलग से शो करता हूँ, ये वैल्यू है इतनी। फिर अगले में आई ये वैल्यू कितनी बेटा, जी टॉ स्क्वायर इंटू 3, उसमें 3 मल्टीप्लाई हो गया। अगले केस में कितना है, हाफ जी टॉ स्क्वायर इंटू 5 मल्टीप्लाई हो गया। तो ये क्या आ गया, 1:3:5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बेटा गैलीलियो रेशियो, 1:3, ओ यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया, 5:9 एंड सो ऑन, ठीक है। 5 नहीं 7 आएगा, फिर 9, फिर ऐसे, ठीक। इसको बोलते हैं गैलीलियो रेशियो। इसको एक और फंडे से भी सॉल्व किया जा सकता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसको एक और फंडे से भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, तो पहले 1 सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस देख ली मैंने, u + g/2 इंटू 2n - 1 होता है। तो पहले 1 सेकेंड में मैंने डिस्टेंस देख ली, कितनी आई, ये होता है ना फॉर्मूला, u तो 0 मान लिया, n की जगह 1 तो g/2, n की जगह 2 3g/2, n की जगह 3 5g/2 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड पता कर सकते हैं। तो ये भी 1:3:5 आ रही है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और ये भी नीट में आया था पिछले इस साल के नीट के क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ एक कंसेप्ट है जो थ्योरी की तरह यूज होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है बेटा, जैसे कोई व्हीकल जा रहा है, उसकी स्पीड v0 है, और उसने ब्रेक लगाए, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। सर आपको कैसे पता, ब्रेक लगने पर रुकने पे स्पीड 0 हो जाएगी, तो ये कॉमन सेंस है ना। रिटार्डेशन पीछे की तरफ होगा, तो हमें ये देखना होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी है। तो हम यहाँ टाइम की कोई बात नहीं करी, डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल स्पीड दे रखी है, तो कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करें बच्चों, बताओ जरा। v0 स्क्वायर ओ प्लस 2ax, है ना, और भैया v स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना। तो आज माइनस नहीं इस्तेमाल करेंगे यहाँ, क्योंकि रिटार्डेशन है। और फाइनल स्पीड कितनी होगी बच्चों, डिस्टेंस कितनी, अगर ये रुक जाए तो d, और फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी, तो d कितना आ गया बच्चों, v0 स्क्वायर बाय 2a। देखो एनसीईआरटी में ऐसे नहीं करते हो, प्लस ले लिया तो यहाँ माइनस आ गया उनका, यहाँ माइनस साइन आ गया ना इसमें, तो माइनस वही बात है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस है। यहाँ एक बात पता लगी कि अगर मैं स्पीड को 2 टाइम्स कर दूँ इनिशियल स्पीड को, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस डबल हो जाती है, डबल डिस्टेंस में रुकेगा।
अगर स्पीड को मैं 3 टाइम्स कर दूं, जो इनिशियल स्पीड थी व्हीकल की वो 3 गुना कर दी जाए, तो अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 9 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी डिस्टेंस जिसमें वो रुकेगा। स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस, ठीक है। देखो डबलिंग द, यहाँ देखो ध्यान से, डबलिंग द डिस्टेंस, डबलिंग द इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज द स्टॉपिंग डिस्टेंस बाय अ फैक्टर ऑफ 4, ठीक है, डबल करने पे। और अगर इसी तरीके से इन्होंने बहुत सारी वैल्यू बदली और ये एक टेबल तैयार किया, ये तो गैलीलियो रेशियो का है, ऐसे एक और टेबल नीचे कहीं होगा, ठीक है, उससे चेक कर रखा है। अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, ये आता है रिएक्शन टाइम। ये भी एक कंसेप्चुअल पॉइंट है जो बच्चे छोड़ देते हैं, सोचते हैं तो न्यूमेरिकल नहीं है। बहुत ध्यान से समझना, रिएक्शन टाइम होता है बच्चों, जैसे बुजुर्ग आदमी होते हैं, वो अगर व्हीकल चला रहे हैं, मेरे जैसा आदमी गाड़ी चला रहा तो आराम से चला रहा होता है, लेकिन जब यंग होते हैं, आप भी यंग हैं, हम भी कभी यंग थे, तो बहुत तेज गाड़ी चलाता था ऐसे ऐसे। और अधिकतर तुम देखा होगा कि तेज चलाते हैं तो भी मतलब वो जो एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस कम होते हैं। अगर मेरे जैसा उम्र में ज़्यादा उम्र का आदमी, बुजुर्ग आदमी गाड़ी चलाएगा और तेज चलाने की कोशिश करेगा तो ठुक सकता है। क्यों भाई? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं जब सोचूं कि ब्रेक लगाने हैं तो बॉडी उतना फास्ट रिस्पॉन्स ना दे, तो ये जो स्लो हमारा बॉडी का रिएक्शन होता है किसी बात को लेके, उस रिएक्शन का एक टाइम होता है कि कितना रिएक्शन टाइम है। जैसे तुम जब वीडियो गेम खेलते हो, तुम्हारे अंगूठे ऐसे तेज चल रहे होते हैं, हमारे जैसे को बिठा दोगे तो नहीं होगा ऐसा। तो वीडियो गेम खेल रहे हो या कुछ भी, मतलब एनर्जेटिक होते हैं, जब हम 20s में होते हैं तो हमारे रिएक्शन टाइम कम होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं हम किसी भी चीज़। वैसे भी देख लो, अब तुम्हें डांट दे तो एकदम क्यों डांट दिया हमें, तो तुम्हारे रिएक्शन फास्ट है। किसी बुजुर्ग आदमी को डांट दो तो 10 बार पहले सोचेगा, रिएक्शन भी बहुत देर में देगा, हो सकता है रिएक्शन ना ही दे। तो है तो ये गलत बात कि बुजुर्ग को ऐसा ना करें, लेकिन बात है कि बुजुर्ग को कोई दूसरा बुजुर्ग डांटे तो ये ज़्यादा बेटर है। तो देखा होगा तुमने, जब बुजुर्ग आपस में लड़ रहे होते हैं तो उनके रिएक्शन धीरे धीरे आते हैं, और बच्चे लड़ रहे होते हैं तो देखो क्या रिएक्शन आते हैं उनके, है ना। अब रिएक्शन टाइम कैसे, यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि अपना रिएक्शन टाइम आप कैसे मेजर कर सकते हो, कि जैसे एक ये आपके दोस्त ने एक स्केल को गिराया ऐसे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये स्केल है, ठीक है, और ये आपका हाथ है, ये नीचे वाला। तो जैसे गिराओगे तो मैं से जैसे ऊपर से छोड़ूंगा तो मैं पकड़ने की कोशिश करूंगा, और देखो ये इतना गिरा ना, तो इस डिस्टेंस को मेजर कर लो। ये फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो h = UT ½ GT², है ना। तो u हो गया 0, तो t = कितना आ जाएगा यहाँ से 2h/g², ऐसे 2h d², और यहाँ से t आ जाएगा। तो जो डिस्टेंस है मैं यहाँ रख दूँ तो रिएक्शन टाइम पता लग जाएगा कि मेरा बॉडी कितना जल्दी रिएक्ट करती है, जैसे मैंने इसको यहाँ छोड़ा कितना जल्दी रिएक्ट करती है, तो ये रिएक्शन टाइम होगा, ठीक है। बच्चों शुरू करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। देखो भाई बड़ा प्यारा टॉपिक है और इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में है, तो यहाँ बेसिक समझाने की कोशिश कर रखी है। यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जैसे एक्चुअल में दुनिया में ना हर चीज़ रिलेटिव है, चाहे वो मोशन हो, अगर आप दौड़ रहे हैं, आपसे तेज कोई दौड़ना शुरू कर दे तो आपकी स्पीड कम होगी उसके रिस्पेक्ट में, उससे तेज कोई और दौड़ जाए, है ना। पैसा, पावर, सेहत, वेल्थ, हेल्थ सब रिलेटिव है। मान लो मुझे लगा मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है, खली के पास गया तो मुझे कम लग रहा है ना। तो खली जानते हैं ना, द ग्रेट खली। तो भाई मतलब हर चीज़ रिलेटिव है। तो यही बात रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव मोशन को समझने के लिए है कि जैसे मान लो एक पार्टिकल ए वेलोसिटी से, फॉर एग्जांपल लिया 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड, इसके बराबर में दूसरा पार्टिकल है 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो इसमें इस व्हीकल में अगर कोई आदमी बैठा है, ये पार्टिकल नहीं कोई व्हीकल है, तो इसको ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो ये आगे चल रहा है इसको ये पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। याद करो जब हम ट्रू ऑब्जर्वर थे, कब थे, जब हम छोटे थे, तो व्हीकल में जाते थे तो जब हम आगे चल रहे थे तो हमें लगता था पेड़ पीछे जा रहा है, तो एक्चुअल में वो रिलेटिव थ्योरी थी, है ना। तब हम ट्रू ऑब्जर्वर थे, अब तुम्हें पता लग गया कि भाई पेड़ नहीं, हम पीछे, हम आगे जा रहे हैं, पेड़ तो वही है ना। तो देखो यहाँ जैसे एग्जाम्पल दिया है, यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। ये यू मस्ट बी फेमिलियर विद द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन एंड बीइंग ओवरटेकन बाय अनदर ट्रेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। मतलब while that train must be traveling faster than you will be able to pass to you, it seems slower to you than it would be to someone standing on the ground and watching both the trains। मतलब आप बैठे हो, आपके साथ आप एक ट्रेन में हो, एक ग्राउंड पे बैठा हुआ है, तो उसको आपकी ट्रेन चलती हुई दिख रही है ना। और जब दूसरी ट्रेन आपसे पास होती है तो आपको लगता है कि वो चल रही है, हम रुके हुए हैं।
तो ये रिलेटिव थ्योरी है, ठीक है। तो इन ऑब्जर्वेशन को समझने के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया कि बच्चों पहले तो मैं यहाँ आपको नोटेशन समझा दूँ। जैसे ये लिखा है, अगर हमने ये वाली वैल्यू एक्स नोट, इसका मतलब है इनिशियल पोजीशन, और टाइम टी पे कोई पोजीशन होगी तो एक्स टी लिखा जाएगा, जिस पार्टिकल की होगी उसका नाम लिख देंगे फिर। तो नोट मतलब ये टाइम का फंक्शन है, पोजीशन ऐसे। तो अगर टी जीरो लिख दिया तो ये एक्स नोट हो गई इनिशियल पोजीशन, और टाइम टी पे पोजीशन है टाइम टी। तो यहाँ बच्चों दो पार्टिकल हैं, पार्टिकल ए जिसकी पोजीशन है, मैं कोई और कलर यूज कर लेता हूँ, जिसकी पोजीशन है एक्स ए, और दूसरा पार्टिकल है बी जिसकी पोजीशन है एक्स बी एट टाइम टी नॉट, ठीक है। ये इनिशियल पोजीशन है, ये यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा, यहाँ से एक ही टाइम दोनों ने दौड़ना शुरू करा, सेम डायरेक्शन में, एक वी ए स्पीड से और एक वी बी स्पीड से, देख रहे हो बच्चों। तो मान लो ए यहाँ पहुंचा और बी यहाँ पहुंचा, तो हम पता करने जा रहे हैं भाई स्पीड किसी टाइम पे क्या लिखी जाएगी, किसी टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल ए के बारे में सोचते हैं, तो ए इतना चला है ना यहाँ तक, तो एक्स कितना होगा, एक तो ये डिस्टेंस एक्स नॉट है ना, एक तो उसकी ये पोजीशन, प्लस स्पीड इनटू टाइम, नई डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, है ना, स्पीड इनटू टाइम। तो ये हो गई नेट पोजीशन ऑफ ए। ऐसे बी इनिशियली कहाँ था बच्चों, यहाँ पे था, ठीक है, उसकी इनिशियल पोजीशन कितनी थी, एक्स बी नॉट, और अब वो चला तो स्पीड इनटू टाइम ये डिस्टेंस होगी, तो टोटल एक्स बी कितना होगा, तो इनिशियल पोजीशन प्लस नई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हमने ये पता करा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए टू ऑब्जेक्ट बी, मतलब इनका डिफरेंस कितना है ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट का। तो मैंने एक्स बी ए टी दैट इज एक्स बी माइनस एक्स ए किया, तो एक्स बी की वैल्यू रखी देखो, माइनस एक्स ए किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसके बाद इन दोनों को घटा के क्या आया, एक्स बी माइनस एक्स ए, ठीक है, और प्लस फिर इसको घटाओ, ये देखो वी बी, और ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो माइनस वी ए, तो वी बी माइनस वी ए इंटू टी हो गया ये, ठीक है। ये जो टर्म होता है बच्चों वी बी माइनस वी ए, इसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ, जो पार्टिकल का पहले सिंबल लिखा हुआ उसके रेस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। समझ में आया बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल क्या कहलाएगी, जैसे हमने बी के वेलोसिटी देखनी है ए के रेस्पेक्ट में, तो वी बी माइनस वी ए कर देंगे और साइन के साथ रखेंगे यहाँ वेलोसिटी, प्लस माइनस जो भी है। और अगर पार्टिकल ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में रखनी है, वी ए माइनस वी बी, ये रूल है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब, अगर रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी है तो किसी एक पार्टिकल की वेलोसिटी माइनस दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी। भाई इसी से तो एक्स्ट्रा पता करेंगे। मान लो मैं यहाँ दो लाइन खींच दूँ, तो ये लाइन कितनी बड़ी है एक्स्ट्रा इससे, तो बड़ी लाइन की लेंथ में से छोटी लाइन की लेंथ घटाएंगे तो रिलेटिव लेंथ आ जाएगी, है ना। तो इसे बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। यानी कि अगर हम ए के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल यहाँ ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो बी ऑब्जर्वर हुआ, ठीक है, तो बी को क्या दिख रहा है, ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है। फिर यहाँ कुछ ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश की गई। जैसे बच्चों देखो, ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, और देखो पार्टिकल टी इस लाइन पे, इस एक्सिस पे पोजीशन बना हुआ है, तो यहाँ टी 0 है, तो पार्टिकल ए की पोजीशन कितनी है 10, है ना, और बी की कितनी है 20, इनिशियल पोजीशन हो गई ये 10 और 20। अब तुमने पढ़ा था कि पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी पता लगती है, पता लगती है, अच्छा पता लगती है ना। तो इसका मतलब दोनों के स्लोप सेम है, देखो दोनों के एंगल सेम नहीं है एक्स एक्सिस से, तो इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या ली है हमने, वी ए इक्वल टू वी बी, इस केस में ये वाला फर्स्ट केस। इसको भी बताऊंगा जरा अभी, एक मिनट, ठीक है। तो ये हो गया वी ए माइनस वी बी, जीरो नहीं आ जाएगा बच्चों जब वी ए इक्वल टू वी बी है, तो यहाँ से कट गया, तो क्या बचा, ये जो रिलेटिव पोजीशन थी जो हमने अभी इक्वेशन लिखी थी ऊपर, ये वाली एक्स ए माइनस एक्स बी या एक्स बी माइनस एक्स ए, ये वाली, तो इसमें ये टर्म जीरो हो गया, तो क्या बचा बच्चों, देखना ये कांस्टेंट रह गया। इसका मतलब अगर दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये है ए, ठीक है, और ये है बी, और ये कितनी डिस्टेंस पे है 10 पे, और ये कितनी पे है 20 पे, ये दोनों दौड़ना शुरू कर देते हैं बेटा। कभी पकड़ पाएंगे एक दूसरे को अगर दोनों की स्पीड सेम हो, नहीं ना, तो ये कभी भी इनकी पोजीशन सेम नहीं बनेगी, ये पैरेलल लाइन से बनेगी। तो जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है, तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ के जो लाइन है वो पैरेलल बन जाती है और ये कभी मीट नहीं करते, ठीक है। यहाँ एक और बात देखने को मिली, ये जहाँ मैं इसको छोड़ दिया था ये बता दूं, वी बी ए इक्वल टू माइनस वी ए बी, इसका क्या मतलब है
कि अगर आप आगे चल रहे हैं तो आपको कोई ऑब्जेक्ट पीछे चलता हुआ दिखाई देगा जितनी स्पीड आपकी उससे पीछे जाता हुआ, और अगर कोई जो खड़ा है, जो आप सड़क पे खड़ा है, वो आपको उतनी स्पीड से आगे चलता हुआ दिखाई देगा। तो ये इक्वल एंड अपोजिट होती है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा एग्जांपल लिया कि अगर ए की वेलोसिटी, अब एक बात सोचो, ये ए की वेलोसिटी है वी ए और वी बी से ज़्यादा हो जाए तो भाई पकड़ नहीं लेगा, कहीं ना कहीं तो चेज करेगा ना इसको, ये कहीं दोनों इकट्ठे हो जाएंगे नहीं ये, तो इसका मतलब दोनों की पोजीशन क्या हो जाएगी, सेम। तो देखो यहाँ एक एग्जांपल लिया कि मान लो ए की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और पोजीशन वही थी इनिशियल, और बी की वेलोसिटी कितनी है रे बेटा, ये कहाँ लिखी है, ये रही 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वी ए बड़ा हो गया वी बी से। तो देखो अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ कैलकुलेशन कर रखी है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ग्राफ दिखाया, देखो इनिशियल 10 से चला था ये कितने से चला, बी 40 से, तो यहाँ जाके सेम पोजीशन हो गई। ठीक है, टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे। तो जहाँ ये इनके ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं, अच्छा देख लो स्लोप भी अलग है ना, इसका एंगल ज़्यादा है, इसका एंगल कम है, तो जहाँ स्लोप ज़्यादा होता है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, यानी कि बी की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं और दोनों एक दूसरे को मीट कर गए। यहाँ क्या समझाया गया है, यहाँ कैलकुलेशन समझाई गई है बच्चों। जैसे देखो यहाँ दिखाया गया है कि 3 सेकंड पे, ग्राफ में 3 सेकंड पे दिखाया कि दोनों की पोजीशन कितनी है, 70 मीटर। ठीक है, और वी बी ए कैलकुलेट करके देखा कि -10 मीटर पर सेकेंड होता है ना, वी ए माइनस वी बी करा, वी बी माइनस वी ए करा, तो ये कितना आ रहा है, -10 मीटर पर सेकेंड, और रिलेटिव पोजीशन ये है। तो आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो, ये समझाया गया इस ग्राफ में, पहले वाले में। ठीक है बेटा, ये जो ग्राफ मैंने दिखाया है कि टी इक्वल टू 3 पे ये हाँ मूव मतलब आ गया। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हो कि क्या इसकी पोजीशन, अगर ये यहाँ लगभग कितना आ रहा है, 70 के आसपास आ रहा होगा, कितनी है पोजीशन, हाँ ये 70 मीटर है ना, तो अगर आप फॉर्मूला लगा के देखो ऐसे, एक्स ए इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी ए टी। ठीक है, तो एक्स नॉट कितना था 10 प्लस वी ए कितना था 20 और टाइम कितना था 3, तो 10 प्लस 60 आ रहा है नहीं 70 मीटर आ गया। देखो ये 70 मीटर चला, बिल्कुल ऐसी बी के लिए कैलकुलेट करोगे वो भी 70 मीटर चलेगा। ठीक है, दूसरा केस उन्होंने कहा कि अगर काश ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, ठीक है, तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, अपोजिट, तो वी बी ए ऐसे लिखते हैं ना, तो वी बी माइनस वी ए, लेकिन साइन अपोजिट लेना है, तो बी मान लो अपोजिट में चल रहा है, तो माइनस वी बी और माइनस वी ए, मतलब वैल्यू ऐसे रखेंगे, चलो इसको ऐसे रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, वी बी कितना है -10 और ए कितना है -20, मतलब +20 था तो माइनस ये, तो -30 मीटर पर सेकेंड आ गया। -30 क्या बताएगा, देखो मैं तुम्हें समझा दूँ, मान लो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ठीक है, और बी ऐसे चल रहा है और ए ऐसे, ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से, तो और ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव मानते हैं बच्चों और ये पीछे की तरफ नेगेटिव। तो ये माइनस आने का मतलब क्या है कि अगर ए को ए ये ऑब्जर्वर हुआ तो इसको -30 से आते हुए दिख रहा है, ये बाद में लिखते हैं ना, ये ऑब्जर्वर होता है, तो इसको -30 से आता हुआ दिख रहा है। -30 का मतलब है बच्चों कि इसको इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। और यही बात अगर मैं बी वी ए बी करूं तो वी ए बी, वी ए माइनस वी बी, इसको ध्यान से समझना, वी ए कितना हो गया बच्चों 20 माइनस ऑफ -10, तो +30 आ रहा है। तो वेलोसिटी है ना, साइन प्लस क्या बता रहा है कि बी अगर देख रहा हो, बी ऑब्जर्वर हो, तो ए इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आते हुए दिखाई देगा, है ना। तो ये भी पता लगा कि जब ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है, तो ज़्यादा स्पीड फील होती है। ठीक है, अब देखो इसी बात का ग्राफ यहाँ दिखा रखा है कि देखो ए चला है +10 से, बी चला है +40 से, मतलब मैं सिचुएशन दिखा देता हूँ, ए यहाँ से चला +10 से, ठीक है, और बी चला यहाँ पे 40 से, ठीक है, 40 मीटर पोजीशन से, और ए इस तरफ चल रहा है, ठीक है, ए की वेलोसिटी पॉजिटिव है, कैसे पता लगा, स्लोप पॉजिटिव है, और बी की वेलोसिटी देखना स्लोप नेगेटिव है, एंगल 90 से बड़ा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो देखो बेटा अब ये कहीं ना कहीं तो मीट करेंगे ना, इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहाँ दिखा रखा है बच्चों, देखो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये यहाँ मीट कर गए, तो जहाँ इनकी पोजीशन देखो, इस लाइन की भी पोजीशन यहीं पे सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे दोनों की एक पोजीशन दिख रही है, इसका मतलब यहाँ ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके गए होंगे, ये इधर जा रहा होगा, ये इधर, ये से क्रॉस कर गए। ठीक है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ था बच्चों। इस तरीके से एनसीईआरटी के कंसेप्ट पूरे हो गए बच्चों, और सॉल्व एग्जाम्पल आप वीडियो पॉज कर करके सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करिए, और ये तरीका फॉलो करिए, एनसीईआरटी कंप्लीट करिए, इसमें समरी होती है बेटा, है ना।
इसमें साथ में पॉइंट्स टू पॉन्डर होते हैं, और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन आपको करने चाहिए, एडिशनल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। और आज की वीडियो के एक्स्ट्रा इस चैप्टर में आपको क्या होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी पता होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और ग्राफ का बढ़िया अप्रोच होना चाहिए। उसके लिए आपको मैं यहाँ पे एक लिंक दिख रहा होगा, उसमें प्लेलिस्ट में जाके आप एक्स्ट्रा वीडियो देख सकते हैं, लेक्चर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चों अगर आप क्लास 11th में है या 12th में है तो उसके लिए हमारे परम बैचेस चलते हैं 12th के लिए, और तेजस बैचेस चलते हैं जिनका तेजस बैचेस चलते हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा। आप उन्हें जाके ऐप का लिंक दे रखा होगा, ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ अवेलेबल है बेटा ऐप के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको, और अगली क्लास में हम जब आएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे मोशन इन 2D। और उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अपना व्यू जरूर देंगे कि सेशन कैसा रहा, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ताकि इम्प्रूवमेंट करते रहें हम सेशंस में, स्लाइड्स में, और भी जो आप ओपिनियन देंगे, आप इसमें समरी इंक्लूड करना चाहते हैं, एक्सरसाइज, उन सब बातों पे मैं जरूर गौर करूँगा। बाय बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए और मेरा नाम उज्ज्वल करिए।